सी अक्ष बंध की प्रकृति या हेलो एल्केन में सी अक्ष बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ सी अक्ष बॉन्ड इन हेलो एल्केन। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ। अब देखो सी अक्ष बंध, सी अक्ष ये बंध अपना, ठीक है। अब यहां पे सी क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझते चलना, बहुत ज्यादा काम आएगा। सी क्या है यहाँ पे, कार्बन। सी का क्या है यहाँ बेटा, कार्बन। अक्ष क्या है यहाँ पे बेटा, हेलोजन। ठीक है बेटा जी, तो यहां पे हेलोजन हो सकते हैं अपने पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं ना। अब अपन बात करें कि सर ठीक है ये बात तो आपने बता दी, अब हमें तो इस बंध की प्रकृति बतानी है। तो इस बंध की प्रकृति के लिए आपको एक बात बताता हूं, क्या कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा कौन से की होती है, इन 70वें वर्ग के तत्व की ही तो होती है। अरे होती है कि नहीं होती बेटा, तो इस 70वें वर्ग के तत्व की ही होती है। तो सुनना बेटा जी एक मेरी बात, कि इनकी क्या होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो ये विद्युत ऋणता क्या होती है सर, क्या बोल रहा हूं सर मैं, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। तो सुनना, बंध के इलेक्ट्रॉनों को, क्या बोल रहा हूं, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सुनना ध्यान से वापस, क्या बोला मैंने, कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। अब इनकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा। इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण क्या करेंगे बेटा, ये अपनी ओर, देखो ये क्या करेगा, हेलोजन है, ये कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे। अगर मानो हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, तो मैं लिख देता हूं अक्ष की En। ठीक है, समझ जाओगे, अक्ष En मतलब अक्ष की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता किससे ज्यादा है, कार्बन की En से। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो क्या होगा अब यहाँ पे, ये जो अक्ष होगा, मैं आपको बताया भी था कल मैंने, फ्लोरीन होता है, उसकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, कितनी बेटा, 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ये हेलोजन है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अरे आजा इधर, लगाएगा जितना जोर लगाना है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के जो बंध के इलेक्ट्रॉन वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो ये बंध है, सुनना एक बात तो, ये बंध है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बंध बना रहे हैं ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन, आपस में क्या बना रहे हैं बेटा, बंध बना रहे हैं। बंध बना रहे हैं मतलब भाई ऐसे तो हो नहीं रहा कि उसने उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, नहीं दिया ना। आपस में क्या किया बेटा, इन लोगों ने साझा किया है। क्या किया है, साझा किया है। तो साझा किया मतलब जब भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है बेटा, सहसंयोजक बंध बनता है। तो बेटा सुनते जाना और कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना, आपको हर एक बात समझ में आएगी कि अपन पढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात होगी, इसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध, बोल दिया। अब मैंने बोला है कि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा। क्या होती है बेटा, विद्युत ऋणता, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पे तो क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, आंशिक धनावेश। तो क्या होगा, इस पे तो आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश को डेल माइनस से लिखते हैं और इसको बोलते हैं आंशिक धनावेश। तो इसको तो अपन बोलते हैं आंशिक ऋणावेश, और ये हो जाएगा अपना आंशिक धनावेश। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या होगा बेटा जी, अब देखो एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये इतनी बात सर आपने बोला, ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मतलब एक ध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
ध्रुव है। आपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे डाइपोल, अरे पोल नहीं पढ़ते क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पोल होते हैं, हाँ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल। जैसे ये क्या बन गया, एक ध्रुव है, क्या बन गया, एक ध्रुव है, तो ये बन गया जिसको अपन बोलते हैं पोल, इसको भी क्या बोलते हैं अपन, ध्रुव है, ये भी क्या होगा बेटा, पोल। तो देखो पोल पोल, दो पोल मतलब डाइपोल, अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद रख लो, पोल पोल, दो पोल मतलब डाइपोल। तो बेटा जी यहां पे क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, दो ध्रुव बन जाएंगे। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि सर अब हम एक बात समझ में आई, हमें क्या समझ में आई, जो CX बंध होता है वो सहज संयोजक बंध ही नहीं होता, उसमें ध्रुवे का भी गुण आ जाता है। ध्रुवे का गुण आने का मतलब दो पोल बन गए बेटा, प्लस और माइनस बन गए ना, अरे दो पोल बन गए तो उसमें ध्रुवीयता का गुण आ जाता है। तो अपन बोल सकते हैं बेटा ये क्या होता है, ध्रुवीय सहज संयोजक बंध होता है। अब एक बात याद रखना, कोई भी आपको कभी भी नींद में भी उठाकर पूछे ना कि बताओ बेटा जी इस हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन का बंध होता है वो किस प्रकृति का होता है, तो क्या बोलोगे, सीधा उठते ही जवाब आना चाहिए कि ये तो ध्रुवीय सहज संयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे देखो, कई बार क्या होता है, अलग से क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये आउट ऑफ आपके जो टॉपिक है ना उससे थोड़ा सा इससे जोड़ते हुए उसको बताता हूं, कैसे बताता हूं, सुनना। अब मेरे को आप ये बताओ, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है कि घटता है बेटा, सुने हो नहीं, बढ़ता है ना, तो आकार बढ़ता है मतलब अपन बात करते हैं यहां पे अक्स चेंज हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है बेटा, हो सकता है ना। तो बेटा जी आपको दो क्वेश्चन बताता हूं, अगर अगला घुमाकर भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर उलझाने की भी कोशिश करेगा तो ये क्वेश्चन आपको अगर पता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। कैसे कि अगर बेटा देखो कार्बन सब में क्या है बेटा जी, सेम, हेलोजन क्या हो रहा है बेटा, चेंज। तो अब मैं देखो बेटा बनाता हूं, मतलब मैंने बनाया ये कार्बन, ठीक है, अब बना रहा हूं क्या, अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना बेटा, तो टॉप टू बॉटम जाने के लिए अपन सबसे पहले क्या अपना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा, तो बेटा जी मानो ये है अपना फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन का आकार क्या है, छोटा। तो अब बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। अब अपन नीचे जाए क्या आएगा, ब्रोमीन, तो बेटा कार्बन का आकार तो वही रहेगा लेकिन ब्रोमीन का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, तो ये हो जाएगा थोड़ा बड़ा। ठीक है बेटा, अब देखो इनमें एक चीज और बता देता हूं आपको, अब देखो इनकी दूरी देखो, डिस्टेंस कौन से की ज्यादा है, जिसको अपन बोलते हैं बंध लंबाई, क्या बोलते हैं, बंध लंबाई क्या होती है, दो इंटरन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच की दूरी तो बोलते हैं बेटा, दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बंध दूरी तो होती है उनकी, तो ये बंध दूरी इसकी इससे क्या है, मतलब ये क्या है ज्यादा, ये क्या है कम। अब अपन नेक्स्ट ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कार्बन ब्रोमीन बंध। अब अपन नेक्स्ट देखें, ये कार्बन तो अपना वो ही है, आगे अपन लगा दें, सॉरी ये क्या होगा, कार्बन क्लोरीन बंध, फ्लोरीन क्लोरीन आता है ना, फिर क्या आएगा बेटा जी, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन होगा वो क्या होगा, इससे थोड़ा और बड़ा होगा, तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी बेटा जी, थोड़ी और बढ़ जाएगी, इससे थोड़ी और बढ़ जाती है, बढ़ गई। अब क्या होगा बेटा जी, अब अपन नेक्स्ट देखें, ये हो गया अपने पास कार्बन ब्रोमीन बंध, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा, ये है अपने पास, सॉरी ये अपने पास कार्बन तो वही है, अरे कार्बन तो वही है, किसी के पास भी चले जाओ, चाहे फ्लोरीन के पास चले जाओ, चाहे क्लोरीन के पास चले जाओ, चाहे ब्रोमीन के पास या चाहे आयोडीन के पास, तो आयोडीन का आकार और बड़ा हो जाता है, हो गया। तो बेटा जी ये दूरी और ज्यादा बढ़ गई, तो
एक क्वेश्चन आया क्या दिमाग में? क्या अगर आपको पूछे कि वर्ग में अगर अपने CX बंद की बात करें तो वर्ग में ऊपर से बंद लंबाई कौन से की मतलब बंद लंबाई का क्रम बताइएगा, तो क्रम क्या बता सकते हो बेटा? क्या बता सकते हो? सबसे देखो बंद लंबाई सबसे कम किसमें? इसमें। और सबसे ज्यादा किसमें बेटा? इसमें। तो अपन इसका क्रम लिखें, यहां पे लिख देता हूं मैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई का क्रम। तो बेटा अपन लिखे बंद लंबाई का क्रम। तो बंद लंबाई का क्रम क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा तो होगी इसकी, सबसे कम होगी उसकी। तो देखो अपन लिखे CF होती है उसकी क्या होती है? सबसे कम। उससे ज्यादा किसकी होगी बेटा? CCL की। उससे ज्यादा किसकी होगी बेटा? CBR की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? CI की। ठीक है सर, इतनी बात आई समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ ले, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंद वियोजन ऊर्जा या बंद वियोजन एंथैल्पी पूछ लिया आपको। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाइए ना, इनसे आपके ये दोनों क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसीलिए मैंने एक साथ इनको समझाया। आपको क्यों समझाया, रीजन सुनना कि बंद एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, या बंद ऊर्जा, तो बंद वियोजन ऊर्जा का मतलब बंद को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा काम में आती है वही तो होती है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक चौक का टुकड़ा लेता हूं मैं यहाँ से। अब मेरे को ये बताओ, ये एक चौक का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैं इसको टुकड़े करते जाऊंगा, लास्ट में जो छोटा सा कण है उसको तोड़ना मुश्किल होगा या बड़े टुकड़े को तोड़ना मुश्किल होगा? छोटे को तोड़ना मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड वियोजन किसका होगा बेटा? सबसे ज्यादा इसका, या बंद वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका। क्यों? क्योंकि बेटा जी इन दोनों के बीच में दूरी बहुत है, तो ये क्या करेगा? आसानी से टूट जाएगा इतना। और वैसे भी अगर अपन देखें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसको कस के पकड़ के रखता है। अरे नहीं जाने दूंगा, तू लगा ले जितना जोर लगाएगा। तो इसको ये नहीं जाने देता है। तो इसलिए अपन इनकी बंद वियोजन ऊर्जा का भी अगर क्रम लिखें तो बेटा क्या लिख सकते हैं? इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? कार्बन और फ्लोरीन का, उससे कम कार्बन और क्लोरीन का, उससे कम कार्बन और ब्रोमीन का, उससे कम कार्बन और आयोडीन का। इतनी बात समझ में आई सर? हमारे इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अब अगर आप उनको, मैं देखो आज पढ़ा क्या है, कार्बन CX बंध की प्रकृति पढ़ी है। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा कि कार्बन और हेलोजन, हेलोजन शत्रुवीय वर्ग के तत्व होते हैं। अरे होते हैं ना। अब क्या होता है, हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। जिससे क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? हेलोजन पे तो क्या आ जाएगा बेटा? आंशिक ऋणावेश। और कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा जी? आंशिक धनावेश। जिससे इनमें क्या दो ध्रुव उत्पन्न होते हैं। ये ध्रुव क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट, जिसको आप द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हो। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? पढ़ा? म्यू बराबर Q इंटू डी। Q का मतलब यहाँ पे चार्ज, D का मतलब डिस्टेंस। पढ़ा हुआ ना? अरे पढ़ा क्या कभी? 11th में था आपके, है ना, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने मतलब कि अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर देखो तरीके से याद करते हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए कभी, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, अब उप साइंस में उसमें आएगा आपके द्विध्रुव आघूर्ण लिखना भी। तो उसमें अगर मानो आपको जब भी लिखना हो, आपको नहीं निकालना आता, तो एक तरीका हुआ है कि अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग लिख दोगे, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, ऐसे आंसर आता है ना। तो अब देखो बेटा, अपन ने देखा कि ये बंद होता है, ये मतलब अपन बोलते हैं, एक बात और बताऊंगा आपको अभी जस्ट, कि ये बंद होता है, ये बंद है। ये क्या होता है? सहसंयोजक अपन बोलते हैं। सहसंयोजक क्यों बोला इसको? पहले अपन ने क्या बोला बेटा? इसको सहसंयोजक बोला। क्यों बोला? क्योंकि सर ये जो बंद होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब एक बात आपने 11th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ आपको कि VBT या VSPR थ्योरी पढ़ी थी आपने?
पढ़ी थी, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी कंपाउंड या कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या बंध बनाता है तो वो अपने ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जाता है, अपने कक्षक छोड़ के नहीं जाता है, अपने उन्हीं कक्षकों के साथ उस दूसरे कंपाउंड या तत्व होता है उसके साथ क्या बनाता है, बंध बनाता है उसी कक्षकों में। ऐसे नहीं है कि वो कक्षक छोड़ के भाग गया ना, पीठ दिखाकर भाग गया कि वो तो एक आया शक्तिशाली हेलोजन मेरे को खींच के ले जाने वाला था, ले भाई उसके पीछे हो लिया मैं तो ना, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब अपन ने देखा इसमें ध्रुव उत्पन्न हुए, मतलब पोल आया, तो ये इस बंध को अपन क्या बोलेंगे बेटा, द्विध्रुव सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनकी बंध लंबाई का क्रम भी देखा और बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम भी देखा। इतनी बात क्लियर है क्या। अब बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो अपन ना मेन ये समझना जरूरी है आपके लोगों की, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना तो ये लिखना पड़ेगा। चलो ये तो आपको वैसे कंपलसरी पूछे तब ठीक है, वरना ये जो थ्योरी है ना ये तो आपको लिखनी पड़ेगी। लिख सकते हो ना, अच्छी बात, धन्यवाद, समझ गए ना। अब अपन देखते हैं बेटा जी अपना जो मेन जो टॉपिक उस पे अपन उसका कक्षीय आरेख बनाना सीखेंगे। क्या आज का अपना सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे प्यारा टॉपिक, सबसे सस्ता टॉपिक, सुंदर टॉपिक ना। तो बेटा जी अब अपन देखते हैं कक्षीय आरेख। क्या देखेंगे बेटा, कक्षीय आरेख। तो बेटा कक्षीय आरेख किसका देखना अपने को, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कक्षीय आरेख होता है अपना CH3Cl, जिसको अपन बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड। आगे बात समझ में बेटा। अब देखो मैं कुछ चीजें बताता हूं आप लोगों को। आपको क्वेश्चन आता है कि आप या तो सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति बताइए ना, या आपको सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बनाइए। समझ रहे हो बात को। तो कैसे आएगा, कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखो आपने 11th का ही है वैसे ये, मतलब आप बनाना सिखा 11th में सीखना पड़ता है इसको ना, कि कैसे अपन कक्षीय आरेख, आपने ये VBT वगैरह ये पढ़ी है, VSPR थ्योरी पढ़ी है, इनके अंदर आता है अपना कक्षीय आरेख बनाना। तो अगर नहीं है तो मैं देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। जब भी आपको क्वेश्चन आए ना कक्षीय आरेख, तो क्या करना आपको, तो बेटा जी सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका एक सूत्र लिख देना है। क्या लिख देना है, सूत्र लिख देना है। सर हमने लिख दिया बेटा। अब क्या करना है बेटा, अब इसको ओपन करके लिखना है। क्या करना है, ओपन करके यानी खोल कर लिखना है। सर ओपन करके कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये हमने लिख दिया, इसको ओपन करके लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, अब अपने को आगे, अब अपने को देखो ये बंध कौन सा बेटा, CX बंधी तो है, कौन सी प्रकृति का है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का। अरे नींद में भी पूछे ना तो आंसर आना चाहिए अब तो ना। तो बेटा जी अब अपन ने ये लिखा इसको खोल के, ठीक है सर अपने ये काम कर दिया। अब अपने को देखो ये कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन होता ना कार्बन, ये क्या करता है इसके साथ, देखो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। आ रही है बात समझ में। तो बेटा जी अब ये बात तो अपनी इतनी हो गई कि इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका संकरण अगर अपन देखें तो संकरण क्या होता है बेटा, sp3। कैसे, 1 2 3 4, 4 का मतलब n का मतलब 4 आया, तो 4 का मतलब क्या, संकरण sp3। तो ये कार्बन sp3 संकरित कार्बन है, ठीक है। हाँ बेटा नींद आने लगी क्या, तो बेटा थोड़ी देर और ध्यान दे दो, थोड़ा ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ध्यान दे दो, है ना। तो बेटा जी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा तो वैसे दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेटा अब अपन देखते हैं ये क्या है, sp3 संकरित कार्बन। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा,
अब अपन इसको क्या करना है कि देखो संकृत, सबसे पहले बता देता हूँ कि संकृत कक्षक होते हैं उनको लिखते कैसे हैं। देखो कई बुक्स में, आज जो नई बुक चल रही है उनमें तो ऐसे लिखा जाता है, और जो पुरानी बुक उठाकर देखोगे उसमें ये छोटी सी बिंदी सी और लगा देते हैं इसके, ये भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो वरीयता है आज के टाइम वो इसको देते हैं। ठीक है, तो इसको आप भूल जाओ, ये बस बताने के लिए था। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बन होता है, उसको किस प्रकार से इस संकृत कक्षकों को व्यवस्थित करना है कि जब भी अपन कार्बन के संकृत कक्षकों को व्यवस्थित करते हैं तो क्या होना चाहिए, उनके बीच रिपल्सन, क्या होना चाहिए, रिपल्सन कम होना चाहिए। तो कार्बन के कितने कोण पर ये व्यवस्थित होंगे बेटा, जब sp3 संकृत होता है तो संरचना क्या होती है बेटा, चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो कोण का मान कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट पे। आ रही है बात समझ? अब देखो बेटा मैंने क्या किया, अब देखो ये चीज समझना, ये लिखा मैंने कार्बन, अब क्या बोल रहा हूं मैं, संकृत कक्षक बनाने हैं इसके। क्या बनाने हैं, संकृत कक्षक। कितने संकृत कक्षक है बेटा, 4। तो 4 संकृत कक्षक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा मैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या होना चाहिए, कम, और वो कोण का मान क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बनाया मैंने पहला कक्षक, ये बनाया मैंने दूसरा कक्षक, ठीक है बेटा, ये बनाया मैंने तीसरा कक्षक, ये बनाया मैंने चौथा कक्षक। आई बात समझ में? अरे अब आप सोच रहे हो सर 109 डिग्री 28 मिनट कैसे हो गया, किधर से भी नहीं लग रहा हमें तो बेटा जी आप देखो पढ़ते हो, संकरण पढ़ा है 11th में, तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग जिसको, तो उसमें क्या होगा, रासायनिक आबंधन वाला चैप्टर ना, सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा शायद ना। तो उसमें देखो अपन कार्बन, ये कार्बन मैं बता रहा हूँ, ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा है ना, एक 2 कार्बन इधर से जोड़ रखे अपन ने, ठीक है, एक ही इसके पीछे वाली साइड नहीं होता क्या थोड़ा सा, तो उसको अपन ऐसे दिखाते हैं। अब बोर्ड के पीछे जाके तो ऐसे देख नहीं सकते कि सर दिखा दो, है ना, तो इसको इसलिए ऐसे दिखाया। तो ये देखो एक तरह से डायमंड स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, समझ रहे हो इसे, देखो समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, समझ गए सर, समझ गए ना। अब बेटा जी अब अपने को क्या करना है, देखो अब एक बात सुनना जो आपको एग्जाम में लिखनी है। क्या लिखनी है कि कार्बन के जो संकृत कक्षक हैं वो 3 संकृत कक्षक, क्या बोल रहा हूं मैं, 3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। जब भी समाक्षीय अतिव्यापन होता है तो बेटा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। क्या बोल रहा हूं, दोबारा से सुनना बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना, क्या कि इसमें कार्बन के 3 sp3 संकृत कार्बन के, मतलब जो sp3 संकृत ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो बेटा 3 हाइड्रोजन मतलब ये 1 हाइड्रोजन का, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा डिटेल में लिखना चाहो क्या कि हाइड्रोजन के 1s कक्षक, हाइड्रोजन के 1s कक्षक क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अभी बताया, समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं बेटा, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो यहां पर बेटा जी अरे क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है बेटा, H का 1s कक्षक, ठीक है, ये भी क्या है, H का 1s कक्षक, ये भी क्या है, H का 1s कक्षक। आ रही बात समझ? अब सेकंड बात क्या है, अब देखो 3 तो हो गए, चौथा क्या अपने पास, क्लोरीन, क्लोरीन है ना। तो अब क्या बोलोगे, क्लोरीन का, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लोरीन का p कक्षक कार्बन के sp3 कक्षक के साथ क्या करता है, समाक्षीय अतिव्यापन करता है, और क्या करता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। कैसे करता है देखना बेटा, ये p कक्षक क्या करती, कैसी होती है बेटा,
ये पी कक्षक ही तो होता है बेटा जी। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, इसके साथ समाक्षीय अतिव्यापन। और किसका है बेटा ये? क्लोरीन का। किसका है बेटा? क्लोरीन का। और क्या करेगा? बंध का निर्माण। कौन से बंध का निर्माण बेटा? सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, सिग्मा बंध का निर्माण। और कौन सा? ये क्या होगा देखो, sp3 संकरित कार्बन तो था ही। क्या था बेटा? sp3 संकरित कार्बन तो था ही। और क्लोरीन का कौन सा कक्षक? पी कक्षक। कौन सा कक्षक बेटा? पी कक्षक। तो ये ऐसे लिख सकते हैं sp3p संकरित कक्षक आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो नेचर पता चली CX बंध की? अरे पता चली। क्या पता चली बेटा? मेन पॉइंट क्या पढ़े अपन ने? देखो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, एक थ्योरी बनाता हूँ आपके सामने से ना। क्या बनती है कि बेटा हमने ये पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। सबसे पहले कि कार्बन और हेलोजन होते हैं। CX बंध की प्रकृति पढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में क्या बना होता है? सहसंयोजक बंध। अपन पहले ने अपने ये बात बोली। फिर क्या बोलते हैं कि सर इस कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन ना। तो क्या करता है हेलोजन? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। अरे आजा रे, है ना। तो वो इसको खींचेगा तो क्या होगा बेटा, इस पे एक जो हेलोजन होगा उस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन होगा उस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, जिससे क्या होगा, यह ध्रुव बनेंगे। उस ध्रुव को दो ध्रुव मिलकर क्या बनाएंगे? एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। आगे बात इतनी समझे। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, जो ये कार्बन और हेलोजन यानी CX बंध होता है वो कौन सा होता है बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। आई बात समझ? क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आगे बात समझे। फिर अपन ने देखा है कि ये बात ठीक है सर आपकी, सही है। फिर अपन ने इस मेथिल क्लोराइड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। और इस ऑर्बिटल डायग्राम में अपन ने क्या देखा कि इसमें 4 एटम जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 1 जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा जी? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यानी 4 एटम से जुड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। तो अपन बोल सकते हैं कि ये sp3 कार्बन होता है वो 3 हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन से क्या बनाता है बेटा? सिग्मा बंध बनाता है। और एक जो बंध बचा है, एक जो कक्षक बचा है, वो क्लोरीन के p कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जो sp3p संकरित कक्षक होता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है।